अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द गैवल प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां दाऊद एडवोकेट। पाकिस्तान की तारीख में नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र का केस जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल समझा गया है, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से नूर मुकद्दम का मर्डर हुआ उसने पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो हासिल की। जिस तरीके से ये वाक़या बहुत ज़्यादा अहम है, उसी तरीके से नूर मुकद्दम केस में आने वाला जो फ़ैसला है वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है पाकिस्तान की क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से, और पाकिस्तान में जिस तरीके से कत्ल के मुकदमात का ट्रायल किया जाता है उस हवाले से, क्योंकि इस फैसले में एक नई जिद्दत जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। हालांकि ये जिद्दत जो नए असूल थे ये पहले से कवानीन पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन इनका इत्तलाक बहुत ही कम किया जाता था, या आप यूँ कह लें कि नहीं किया जाता था। लेकिन नूर मुकद्दम केस के फैसले में ये नई जिद्दत जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अब तक नूर मुकद्दम केस के तफसीली फ़ैसले के हवाले से जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं या रिपोर्टिंग हुई है, उसके बावजूद नूर मुकद्दम केस में कुछ ऐसे अहम लीगल क्वेश्चंस हैं या लीगल पॉइंट्स हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके। वो पॉइंट्स क्या हैं ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ौजदारी कवानीन के माहर बुरहान मुअज़्ज़म मलिक एडवोकेट साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर एक वसी अबूर जो है वो रखते हैं। बुरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये फरमाइएगा कि आप नूर मुकद्दम केस की जो ट्रायल जजमेंट आई है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, किस बुनियाद के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने सबसे ज़्यादा रिलायंस की है? बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि नूर मुकद्दम केस की जो जजमेंट आई उसको पढ़ने का मौका मिला मुझे। ये बड़ी ही एक खुश आइन बात है और एक बड़ी ही पॉजिटिव तब्दीली है कि हमारी ट्रायल कोर्ट्स ने अब अपना जो रुझान है वो मॉडर्न डिवाइसेस और मॉडर्न एविडेंस की तरफ करना शुरू कर दिया है, और ये एक ऐसा तर्ज़ अमल है जो हमें ना सिर्फ जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जिस तरह तरक्की है और जिस तरह वो ट्रायल कर रहे हैं, हम भी बहुत जल्द इंशाल्लाह उस सफ़ में खड़े हुए नज़र आएंगे। इस ट्रायल में ट्रायल कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है मॉडर्न डिवाइसेस पर, साइंटिफिक एविडेंस पर और फोरेंसिक एविडेंस पर, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना फ़ैसला दिया है। बुरहान साहब, ये फरमाइएगा कि मॉडर्न डिवाइसेस से आपकी क्या मुराद है कि कोई मोबाइल इस्तेमाल किए गए हैं, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, क्या मॉडर्न डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं और क्या वो कानून के मुताबिक इस्तेमाल की गई हैं इस केस तक पहुंचने के लिए? और ऑकुलर अकाउंट को पीछे छोड़कर ट्रायल कोर्ट ने इसको किस कानून के तहत मॉडर्न डिवाइसेस के ऊपर रिलायंस की है? देखिए सर, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूं। एक है डायरेक्ट एविडेंस। अगर हम एविडेंस की किस्म पे जाएंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो एक है डायरेक्ट एविडेंस। एक आदमी ने कोई वक़ुआ देखा, उसने आकर कोर्ट के सामने वो सारा कुछ जो देखा था वो नरेट कर दिया। इसे हम बोलते हैं किसी केस की डायरेक्ट एविडेंस, और इसे हम ऑकुलर अकाउंट भी कहते हैं किसी केस में। दूसरी है वो काइंड जहाँ पर मुख्तलिफ हालात व वाक़यात मिलकर एक एक कड़ी जब इकट्ठी होती है तो वो एक जंजीर की सूरत अख्तियार कर जाती है। वो मुख्तलिफ हालात किसी अदालत को इस नतीजे तक पहुँचने में मदद देते हैं कि किसी मुजरम ने जुर्म किया है या नहीं किया। वो मुख्तलिफ हालात व वाक़यात जब इकट्ठे होते हैं तो उस काइंड ऑफ एविडेंस को हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आपने एक बहुत अहम सवाल किया कि मॉडर्न डिवाइसेस क्या यूज़ की गई हैं। देखिए सर, मॉडर्न डिवाइसेस हैं वो तमाम जो मुख्तलिफ साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए, मुख्तलिफ विजुअल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ काइंड्स के ज़रिए, जिसमें फोरेंसिक एविडेंस है, जिसमें CCTV फुटेजेस हैं, जिसमें आपका CDR है, मोबाइल का डाटा है, वो मुख्तलिफ DNAs हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप इन तमाम को यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि आपने साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके किसी ट्रायल का कोई कंक्लूजन हासिल किया। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म है
और आपका जो सवाल का आखिरी पोर्शन है वो ये है कि क्या ये सारा लॉ में एडमिसिबल है, तो इसका जवाब है यस। कानून शहादत वो बुक है जो एविडेंस की कोर्ट में एडमिसिबिलिटी को रिलेट करती है, जो काइंड ऑफ एविडेंस को रिलेट करती है। उसका आर्टिकल 164 कानून शहादत में मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ मॉडर्न डिवाइसेस को किसी केस में रेलिवेंट बताता था। उसके बाद 2017 में उसमें एक फर्दर अमेंडमेंट आ जाती है। उस अमेंडमेंट में लेजिस्लेशन ने ये भी वाजे कर दिया कि आप मॉडर्न डिवाइसेस अगर यूज़ करते हैं तो उन मॉडर्न डिवाइसेस की बुनियाद पर किसी मुल्ज़िम की कन्विक्शन भी लॉफुल है। इसलिए आज सूरत हाल ये है कि अगर मॉडर्न डिवाइसेस की बुनियाद पर आप किसी केस का फैसला करते हैं तो वो जजमेंट लीगल भी है और वो जस्टिफाइबल भी है इन द आई ऑफ लॉ। सर, नूर मुकद्दम के केस में थोड़ा सा उन मॉडर्न डिवाइसेस को और उन मॉडर्न डिवाइसेस के रोल को एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे कि आम ट्रायल में हम देखते हैं कि कोई गवाह होता है तो उसका रोल क्या होता है, कोई अक्यूज्ड होता है तो उसका रोल क्या होता है। इसी तरीके से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि मॉडर्न डिवाइसेस जो हैं उनको तरजीह दी गई है, तो मॉडर्न डिवाइसेस का क्या रोल था। फॉर एग्जांपल सीसीटीवी से क्या कोर्ट ने डिटरमिन किया, मोबाइल एविडेंस से क्या कोर्ट ने डिटरमिन किया, पीएफएससी की रिपोर्ट से कोर्ट ने क्या डिटरमिन किया। देखिए सर, सूरत हाल बड़ी क्लैरिटी में उस वक्त आएगी जब हम इस चीज़ को वाजे कर लें कि नूर मुकद्दम केस में वो मॉडर्न डिवाइसेस जिसे हम कह रहे हैं या हम साइंटिफिक एविडेंस जिसे हम बोल रहे हैं, उसकी क्या इकसाम आई है। ठीक, सबसे पहली तो जो चीज़ आती है वो आता है एक डीवीआर। ठीक, एक वीडियो मूवी समझ लीजिए, आप उसे फुटेज समझ लीजिए, आप उसे रिकॉर्डिंग कह लीजिए। वो रिकॉर्डिंग है जो कोर्ट के सामने प्लेस होती है। ठीक, फिर इसमें मुख्तलिफ स्वैब्स लिए गए, उसमें बकल स्वैब है, उसमें वजाइनल स्वैब है, उसमें नेल्स से आपने डीएनए कलेक्ट किया है, मुख्तलिफ चीज़ों से आपने डीएनए कलेक्ट किया और उस डीएनए की जो रिपोर्ट्स हैं वो एक रेलेवेंट एविडेंस की सूरत में आपको नज़र आती है। तीसरी चीज़ जो कोर्ट के सामने आई वो थी किसी एक बंदे की दूसरे के साथ गुफ्तगू, उसकी सीडीआर, मोबाइल का डाटा और उस आदमी की लोकेशन कि उसके मोबाइल नंबर को एक पर्टिकुलर टाइम पर वो किस जगह से ऑपरेट हो रहा था और किस जगह उसे ऑपरेट किया जा रहा था। सो ये एक कम्बिनेशन है मुख्तलिफ एविडेंसेस का जिनकी बुनियाद पर कोर्ट इस केस में एक जजमेंट तक पहुंची है। अच्छा सर, एक बात तो एडमिटेड फैक्ट है कि नूर मुकद्दम का कत्ल होते हुए किसी ने नहीं देखा और उसका कोई गवाह मौजूद नहीं है या डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है। मॉडर्न डिवाइसेस से कोर्ट ने क्या डिटरमिन किया कि ये कोई लाइव मर्डर हो रहा था, उसकी कनेक्टिविटी कैसे की कोर्ट ने, जिससे ये कोर्ट ने प्रज्यूम कर लिया कि इन डिवाइसेस की बुनियाद के ऊपर ये डिवाइसेस वो गवाही दे रही हैं कि वाकई ही नूर मुकद्दम जब कत्ल हो रही थी तो वो ज़ाहिर जाफ़र ही था जिसने नूर मुकद्दम को बीहीड किया। सर मैं आपको मैं ज़्यादा तो नहीं सुन सका, लेकिन मैंने कुछ एक दो मुख्तलिफ विजुअल सुने, मुख्तलिफ मैंने अपने दोस्तों की गुफ्तगू सुनी जिसमें मैंने जो लर्नड स्टेट काउंसिल थे मैंने उनकी भी गुफ्तगू सुनी। आई एम अफ्रेड कि कोई एक हमारे दोस्त भी उस तमाम सिचुएशन को पब्लिक करने में कामयाब नहीं हुए या उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि उन तमाम हालात को पब्लिक किया जाए। देखिए मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, एक वाक़या हो रहा है और उस वाक़े को एक साहब अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और वो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये एक सिचुएशन है। आप उस मोबाइल फ़ोन को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं कि देखिए सर, जब वो वक़्वा हो रहा था तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की, उसकी रिकॉर्डिंग ये आप अपने सामने चलाकर देखिए, आपको कुछ इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे। ये एक सूरत है। यहाँ नूर मुकद्दम केस में सिचुएशन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा आगे चली गई। वो सिचुएशन ऐसे आगे जाती है कि ये इस्लामाबाद के जिस घर में ये अकरेंस होता है, नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में उस घर में सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे जी। सीसीटीवी फुटेजेस के लिए
उन्होंने उस घर में 8 कैमरे इंस्टॉल करवाए हुए थे जो कि एक डीवीआर के साथ मुंसलिक थे। और इसका प्रोसेस मेरा ख्याल है कि आप सब भी बड़ा इजीली समझते हैं कि जब एक जगह पर लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसका प्रोसेस ये है कि उसके डाटा बेस एक होता है, वो नॉर्मली लोग 30 डेज़ के लिए रख लेते हैं, 40 डेज़ के लिए होता है, 50 डेज़ के लिए होता है। लास्ट डे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है और जो लाइव वहाँ पर हो रहा है वो सारे का सारा रिकॉर्ड हो जाता है। इसे कानून शहादत की अगर प्रोविजंस और उसके आर्टिकल्स को देखा जाए तो उसमें हम ये भी कहते हैं कि ये एक वो एक्ट है जो नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, जो रूटीन में हो रहा है, जिसे स्पेसिफिकली नहीं किया गया, जो ऑलरेडी हो रहा था। तो उस घर में एक डीवीआर के साथ 8 सिक्योरिटी कैमरास मुंसलिक थे और जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो उन्होंने उस ओरिजिनल डीवीआर को और उसमें मौजूद हार्ड डिस्क को जब कब्जे में लिया तो पिछले कई दिन की रिकॉर्डिंग टिल द अराइवल ऑफ टाइम ऑफ पुलिस वो सारी की सारी लाइव उसमें रिकॉर्डेड मौजूद थी। ठीक, वो इवेंट्स हैं जिनको ओपन कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने नहीं चलाया। ये बड़ी हैरत की बात थी कि ये चाहिए तो ये था कि प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट करती है अदालत को कि जनाब ये हमने सारी एविडेंस कब्जे में ली है, इसे ओपन कोर्ट में प्ले कर दें। लेकिन जब मैं जजमेंट पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसमें जब आईओ आया तो स्टेट काउंसिल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि जनाब इसको ओपन करें और इसे चलाएं। प्रोसिक्यूशन ने तो सिर्फ ये कहा था कि हमने ये एविडेंस कलेक्ट कर ली है। उसको स्टेट काउंसिल ने जो कि जाहिर के वकील थे उन्होंने ओपन कोर्ट में उसे चलवाया है और उसमें हर चीज़ होती हुई नज़र आ रही है एक्सेप्ट फॉर दैट वेरी मर्डर। बाकी सब कुछ उसमें बड़ा ऑब्वियस नज़र आ रहा है, जिसे जजमेंट में ऑनरेबल ट्रायल जज ने 1 by 1 डिस्कस किया हुआ है। मैं उससे ये समझ रहा हूँ कि कोर्ट ने उसके एक एक लम्हे को और उस एक लम्हे में उसकी कैफियत को और उसके पास मौजूद तमाम चीज़ों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करने के बाद ये फैसला किया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से मॉडर्न डिवाइसेस की बुनियाद के ऊपर नूर मुकद्दम केस का फ़ैसला किया गया और कोर्ट ने ये समझा कि ये मॉडर्न डिवाइसेस ये इनफ हैं किसी जुर्म को या मर्डर को कनेक्ट करने के लिए, इस तरीके की माजी में भी कोई मिसाल मिलती है? कभी ट्रायल कोर्ट्स ने इस प्रोसेस को कानून शहादत के आर्टिकल 164 को फॉलो करते हुए डायरेक्ट एविडेंस को या ऑकुलर अकाउंट को जो है वो सेकेंडरी तरजीह देकर मॉडर्न डिवाइसेस को तरजीह दी हुई हो? सर ऑब्वियसली इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आपको याद होगा कसूर में एक बड़ा ज़ैनब मर्डर केस हुआ था। इसके बाद मर्दान यूनिवर्सिटी में एक वो मशाल केस हुआ। ये केसेस बड़ी ग्लेयरिंग किस्म की वो हैं। फिर देखिए ये वही रिकॉर्डिंग है, ये वही फुटेज है जिसकी बुनियाद पर जज अरशद मलिक साहब का केस जो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग केस के नाम से फेमस है वो आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है। मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अदालतों ने इन मॉडर्न डिवाइसेस और इन CCTV फुटेजेस की बुनियाद पे ना सिर्फ इसे एक प्रॉपर एविडेंस कंसिडर किया बल्कि इसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने फैसले दिए, मुल्ज़मान को सजाएं हुई। सर ये फरमाइएगा कि नूर मुकद्दम केस की जजमेंट पढ़ने के बाद क्या आप इस तासुर से एग्री करते हैं कि मॉडर्न डिवाइसेस की मौजूदगी में और डायरेक्ट एविडेंस ना होने की मौजूदगी में ये जजमेंट जो है वो सस्टेन करेगी अपील के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि माजी में ज़ैनब मर्डर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो अपहेल्ड हुआ था क्योंकि उसमें डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं थी, लेकिन मॉडर्न डिवाइसेस पे कोर्ट ने रिलायंस किया। तो ये जजमेंट भी सस्टेन करेगी क्योंकि बहुत सारी ओपिनियन ऐसी आ रही है कि कुछ लोग जो बरी किए गए हैं, जैसे जाफ़र के वालिद और उसकी वालदा को जैसे बरी किया गया है और थेरेपी वर्कर्स को जो बरी किया गया है, उनकी बरियत की बुनियाद के ऊपर इसको मुस्तकबिल में कोई रिलीफ मिल सकता है या ये जजमेंट सस्टेन करेगी? आपने सर बहुत लंबा सवाल कर दिया। मैं इसका जवाब आपको देने से पहले मैं ये मुनासिब ख्याल करूँगा कि अगर मैं बहुत प्रिसाइजली आपको ये बताऊँ कि ये मॉडर्न तमाम साइंटिफिक एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए जो एविडेंस कोर्ट के सामने आई वो है क्या। पहली चीज़ तो ये है कि कोर्ट के सामने एक DVR उसकी हार्ड ड्राइव पेश की जाती है जिसमें उस घर में होने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स की पिछले कई दिनों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर
एक क्राइम सीन एक्सपर्ट मौके पर पहुंचते हैं और वो डेड बॉडी से उसके नेल से डीएनए लेते हैं, वो उसके बकल स्वैब्स लेते हैं, वो उसके वाइजेनल स्वैब्स कलेक्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, मुलज़म का डीएनए लिया जाता है, वो नाइफ जो वेपन ऑफ ऑफेंस है जिससे उसका मर्डर होता है और उसकी गर्दन उतारी जाती है वो मौके पर मौजूद मिल गया, उससे ब्लड वगैरह के सैंपल्स वगैरह सारा कुछ लिया गया है। ये सारा कुछ कलेक्ट करने के बाद अब इसकी बुनियाद पर कोर्ट एक इज्तिमाई फैसले पर पहुंची है कि ज़ाहिर जो है वो इस मर्डर का रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इसके को एक्यूज बरी कर दिए गए, देखिए अगर तो कोई ज़ाहिर के साथ इस मर्डर में उसका साथी है, उसका पार्टिसिपेंट है, एक्चुअल मर्डर कमिट करने में वो बरी हो गया है तो उसका बेनिफिट ज़ाहिर को जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मुलज़म बरी हुआ जो कभी सीन ऑफ क्राइम पर था ही नहीं, जो कभी वहाँ आया ही नहीं, तो उस आदमी को का बरी हो जाना ज़ाहिर के लिए किसी तौर पे भी बेनिफिशियल नहीं है। और आपके सवाल का जो एक आखिरी हिस्सा कि क्या ये जजमेंट सस्टेन कर जाएगी, देखिए ये तो ऑनरेबल जजेस और उनकी जुडिशल विजडम पर मुनसर होगा कल को। लेकिन जहाँ तक मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अपनी कम इल्मी आपसे शेयर करूँ तो मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि कल को इस जजमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए या किसी कोर्ट से डिस्टर्ब करवाने के लिए आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग्स चाहिए होंगी जो अपरेंटली कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, और मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी अपहेल्ड हो जानी है। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने फरमाया कि जो लोग क्राइम सीन पर मौजूद ही नहीं थे, ज़ाहिर जाफ़र के कॉन्विक्ट के वालिदैन, लेकिन जो मुलाजमीन हैं उनको सज़ा दी गई है, वो उनका रोल कैसे कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया है कि उनको 10-10 साल की सज़ा दे दी गई? ये डिस्कस हो रहा है मीडिया के अंदर कि जो ज़ाहिर के वालिदैन थे वो इन्फ्लुएंशियल थे इसलिए उनको तो बरी कर दिया गया, लेकिन जो मुलाजमीन थे वो गरीब थे इसलिए उनको साथ फंसा दिया गया। मुलाजमीन का रोल नूर मुकद्दम केस में कोर्ट ने क्या डिटर्मन किया जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको 10-10 साल जो है वो सज़ा दी गई है इन्हीं मॉडर्न डिवाइसेस और बाकी सारी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर? सर मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि आप अभी तक मुझसे लेफ़्ट राइट के सवालात किए जा रहे हैं, आपने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि इस केस में ज़ाहिर का रोल क्या है, ज़ाहिर ने किया क्या है, केस में एविडेंस आई क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले ये सवाल बनता है कि कोर्ट के सामने एक लाइव अकरेंस आ गया, कोर्ट के सामने एक लाइव वीडियो चल रही है इन कैमरों की फुटेजेस की वजह से, जिसमें कोर्ट सब कुछ देख रही है। प्रोसिक्यूशन ने लाकर पेश कर दी, उन्होंने कहा जी छोड़िए ऑकुलर विटनेसेस को, हम आपको लाइव अकरेंस दिखाते हैं, आप ये लाइव अकरेंस देखें और फैसला करें कि इसमें क्या हुआ है। शौकत मुकद्दम जो कंप्लेनेंट है केस के और नूर मुकद्दम के वालिद हैं, वो कहते हैं कि मेरी बेटी 19/7/21 को घर से चली जाती है। ना वो कहते हैं कि वो किडनैप हो गई, ना वो कहते हैं वो मिसिंग है, ना वो कहते हैं कि उसको कोई फोर्सेबल ले गया, वो कहते हैं वो घर से गई है। और घर से जाने का अमल भी वो ये बता रहे हैं कि घर से जाने के बाद उसने खुद फ़ोन किया है नूर मुकद्दम ने और उसने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हूँ और मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊँ। अगला स्टेप वो ये बयान करते हैं कि जी उसके बाद मुझे ज़ाहिर की कॉल आई और उसने मुझे कहा कि जी नूर मुकद्दम मेरे साथ तो नहीं है, और ये 20 तारीख है, 19 को बेटी गई है, 20 को ज़ाहिर की कॉल आई और उसने कहा नूर मुकद्दम मेरे साथ नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं जी रात 10 बजे मुझे पुलिस को हिसार थाने की ने इतला दी है कि मर्डर हो गया। अब जो एक्चुअल स्टोरी कोर्ट के सामने आई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फुटेज ये बता रही है कि 19 नहीं 18 तारीख को रात 10 बजे नूर मुकद्दम उस घर में पहुंचती हुई नजर आ रही है और नूर मुकद्दम उस वक्त उस घर में एंटर हो रही है अपनी मर्जी से। उसके पास कोई लगेज नहीं है, उसके पास सिर्फ एक पर्स है उसका, एक उसके हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन है और वो उस घर के अंदर चली जाती है।
ये 18 तारीख है, 10 बजे रात। 19 तारीख को नूर मुकद्दम उस घर से अपनी मर्जी से जाहिर मुल्ज़म के साथ घर के अंदर से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। वो कहीं बाहर चली जाती है। कुछ अरसे बाद, कुछ वक्त के बाद नूर मुकद्दम और जाहिर मुल्ज़म दोबारा उस घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब नूर मुकद्दम बाहर जाना, घर के अंदर वापस आना, फिर उसकी रजामंदी शामिल है। यहां तक कोर्ट ने बिलीव नहीं किया कि नूर मुकद्दम को किसी ने फोर्सेबल किडनैप किया था। ठीक। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो स्टेज आती है कि जब वीडियो फिल्म में नजर आ रहा है कि नूर मुकद्दम हाथ में मोबाइल, नंगे पांव उस घर के अंदर से 20 तारीख को अंदर से भागती हुई निकलती है और वो घर के बाहर जाने की कोशिश करती है। ये वो मुकाम है जब इफ्तिखार चौकीदार, जिसको सजा हुई है 10 साल, वो घर के मेन गेट को अंदर से लॉक कर देता है और नूर मुकद्दम को घर के बाहर निकलने नहीं देता। उसके बाद नूर मुकद्दम को दोबारा वापस घर के अंदर ले जाया जाता है, जो कि जाहिर लेकर जाता है। यहां कोर्ट ने बिलीव किया है कि क्योंकि नूर मुकद्दम अब उस स्टेज पर घर से बाहर निकलना चाहती थी, उसे घर जबरदस्ती उसकी मर्जी के बगैर रोका गया और फिर दरवाजे से उसे जाहिर मुल्ज़म ड्रैग करता हुआ, खींचता हुआ उसे वापस घर के अंदर ले गया है। तो यहाँ से कोर्ट ने प्रिज्यूम किया है कि हाँ जी, ये वो जगह है जब उसको उसकी मर्जी के खिलाफ रोका गया है और उसको अगवा किया गया है। कमरे के अंदर क्या हो रहा है फिर नजर नहीं आ रहा। उसके बाद सेकंड फेज नजर आ रहा है। वो ये है कि 20 तारीख को इस अकरन से थोड़ी देर पहले नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम की खिड़की से अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से ग्राउंड फ्लोर पर जंप कर देती है। जूती नहीं है, सिर्फ सेलफोन है उसके पास। वो नंगे पांव गेट की तरफ भागती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। यहाँ पर इफ्तिखार चौकीदार और माली, जान मोहम्मद नाम है उसका, वो दोनों उसको रोकते हैं। वो फिर गेट को अंदर से बंद करते हैं। वो इसकी राह में खड़े होते हैं और वो इसे घर से बाहर नहीं निकलने देते। अगर ये उस मुकाम पर उसे घर से बाहर निकलने देते तो शायद उस बच्ची की जान बच जाती। इस स्टेज पर जाहिर मुल्ज़म दोबारा अंदर से आता है और वो नूर मुकद्दम को पकड़कर अंदर नहीं ले जाता, बल्कि नूर मुकद्दम को पकड़कर मेन गेट के साथ मौजूद चौकीदार के लिए जो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है उसके अंदर लॉक कर देता है। इफ्तिखार, जान मोहम्मद माली और तीसरा मेरा ख्याल है रमज़ान शायद नाम है उसका, वो कुक है घर का, तीनों घर के अंदर मौजूद हैं। कोई पुलिस को इतला नहीं देता, कोई उस बच्ची को रेस्क्यू नहीं करता, कोई उसे वहाँ से छुड़ाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो फैसिलिटेट करते हैं इस बात को कि वो उस कमरे में बंद रहे। कुछ देर के बाद जाहिर मुल्ज़िम जो है वो उस लड़की को, नूर मुकद्दम को, उस छोटे कमरे से निकालता है और ज़बरदस्ती उसे खींचता हुआ अब घर के अंदर ले जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर जाहिर का कमरा है। फर्स्ट फ्लोर तक वो जाते हुए नजर आते हैं। घर के कमरे के अंदर फुटेज मौजूद नहीं है। अब उस घर के कमरे के अंदर उस वक्त या तो जाहिर मौजूद है अकेला या नूर मुकद्दम मौजूद है। वहीं पर नूर मुकद्दम का मर्डर कर दिया जाता है उस कमरे के अंदर। वहीं पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसकी गर्दन उतारती जाती है। उसी कमरे के अंदर जाहिर मौजूद है। और ये वो वक्त है कि जब जाहिर के वालिदैन जो हैं वो थेरेपी टीम को कहते हैं कि घर जाओ। थेरेपी टीम आती है। थेरेपी टीम जब उस कमरे के बाहर तक पहुंचती है तो घर के उस कमरे के अंदर जो कि बेडरूम है जाहिर का, वहाँ पर नूर मुकद्दम की डेड बॉडी भी पड़ी है, जाहिर भी मौजूद है और जाहिर उस वक्त अपनी उस थेरेपी टीम से पकड़े जाने को रेजिस्ट करता है। और इतनी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है कि उनका एक वर्कर है जिसका नाम है अमजद महमूद, जाहिर उसको इंजर कर देता है। उसको इंजर करने के बाद वो टीम जो है, बाकी उसके जो अफराद हैं, वो अपने ज़ख्मी साथी को पकड़ते हैं और वो उसको रेस्क्यू करने लग जाते हैं। इस तमाम अरसे के दौरान जाहिर जो है वो कमरे के अंदर मौजूद रहा। उसके बाद उस रेस्क्यू टीम ने इकट्ठे होकर जाहिर को पकड़ा, उसको बांधा, उसको बांध कर उसी कमरे में भी बिठाया हुआ है कि ऊपर से पुलिस पहुंच गई है। और पुलिस ने किस हालत में उन्हें पकड़ा कि जाहिर कभी उस कमरे से बाहर नहीं गया, डेड बॉडी उस कमरे में पड़ी है, बॉडी का सर उतरा हुआ उस कमरे में पड़ा है, सारे घर में खून बिखरा हुआ है, वेपन ऑफ ऑफेंस वहाँ पर पड़ा है। थेरेपी टीम ने जाहिर को मौके पर पकड़ लिया है। ये तमाम चीज़ें इकट्ठी कर लें और मैं किसी भी एक प्रूडेंट आदमी से पूछता हूँ कि मुझे वो बता दे
इसके बाद ये नतीजा। और हाँ, घर में कोई और मौजूद भी नहीं है, पूरे घर में कोई और शख्स मौजूद नहीं है, चौकीदार और माली मेन गेट पर हैं, कुक नज़र नहीं आ रहा फुटेज में। जब घर के जो रेजिडेंशियल रूम्स हैं उसमें सिर्फ एक आदमी मौजूद है और उसी के रूम से डेड बॉडी मिल जाती है, तो कोर्ट इसके अलावा और किस इन्फ्रेंस पर पहुंच सकती थी कि वो मर्डर उसी ने किया हुआ है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन के पाकिस्तान की अदालतों में क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ख़ास करके क्या कोर्ट को चाहिए कि वो डायरेक्ट एविडेंस अगर अवेलेबल नहीं है या कोर्ट को कहीं ये नज़र आ रहा है तो ये जदीद तरीके जो मॉडर्न डिवाइसेस इस्तेमाल करना, CDR इस्तेमाल करना, इन चीज़ों की एविडेंस कलेक्ट करके ट्रायल को प्रोसीड करना शुरू करें, क्योंकि आज नहीं तो कल जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, उनकी ट्रायल जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, उनके कन्विक्शन रेट बेहतर हैं। पाकिस्तान की कन्विक्शन रेट जो है वो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि इसी तरह के डायरेक्ट एविडेंस में किसी न किस्म की तजाद की वजह से वो मुल्ज़मान जो हैं वो बरी हो जाते हैं। तो क्या ट्रायल कोर्ट्स को चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो मॉडर्न डिवाइसेस के ऊपर इन्हिसार करना शुरू करें? सर, मैं तो आपसे एक बात कहूँगा कि कोर्ट में दो पार्टीज़ आती हैं, दो पार्टीज़ आकर हलफ उठाती हैं और अपना अपना बयान रिकॉर्ड करवा देती हैं। ये आप भी जानते हैं, ये मुझे भी समझ आती है कि दोनों में से एक पार्टी तो डेफिनेट झूठी होती है। किसी इंसान का अदालत में आकर झूठ बोल देना ये एक इंतहाई मामूली काम है। किसी एक्सपर्ट के हवाले किसी एक इलिटरेट आदमी को कर दीजिए, वो 2-4 दिन में उसको इतना ट्रेंड कर देगा कि आप उसको किसी जगह भी ब्रेक नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी एविडेंस की बुनियाद पर आप डेथ सेंटेंस का फैसला सुनाते हैं तो उसमें रिस्क तो होते हैं सर। जो दूसरा आपका सवाल है कि साइंटिफिक जो प्रोसेस है ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ जो हैं, मैं समझता हूँ कि यही फ्यूचर है, यही सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। और इसी की बुनियाद पर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस मौजूद हो, ऑकुलर अकाउंट मौजूद हो, उसकी करॉबोरेशन के लिए भी हमें डेफिनेटली रिज्यू करना चाहिए इन साइंटिफिक मेथड्स की तरफ, इन फोरेंसिक एविडेंस की तरफ, क्योंकि फोरेंसिक एविडेंस एक ऐसी एविडेंस है और सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। इंसान तो सुबह शाम झूठ बोलते हैं। मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि जिन लोगों की एक्विटल हुई, देखिए थेरेपी टीम का कोई रोल नहीं है मासवाए इसके कि वो जाहिर को वहाँ उसके वालदैन के फ़ोन करने के बाद पकड़ने के लिए गए थे। वालदैन उसके की अगर एक्विटल हुई तो राइट फ्रॉम द डे नूर मुकद्दम मिसिंग थी, राइट फ्रॉम द टाइम जब उसका मर्डर हो जाता है, एक दफ़ा भी उसके वालदैन कभी उस घर में मौजूद नहीं थे, वो तो कराची में थे। आप इतना कहें कि जी उनका क्योंकि अपने बेटे से रब्ता था, या उन्होंने कहा कि जी आप थेरेपी टीम को कहा कि तुम वहाँ चले जाओ, इसका मतलब ये है, इसका नतीजा ये निकाला जाएगा कि उन्हें मर्डर का पता था। सर, ये बहुत दूर की एक थ्योरी होगी, ये वो प्रिजम्पशन होगी जिसमें बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। और डाउट्स के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर 100 गुनाहगार छोड़ने पड़े तो उनको छोड़ दो और एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। CDR ऐसा प्रूफ नहीं है। CDR ये तो है कि मैंने आपसे एक कॉल पर रब्ता कर लिया, जब तक वो गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं होती कि मैंने किस बाबत आपसे रब्ता किया है, मैंने बात क्या की है, उस पे रिलायंस मुमकिन नहीं था। मैं समझता हूँ कि कोर्ट का डिसीजन जो है वो जस्टिफाइबल है। इसमें मैं थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अपनी एक राय ज़रूर दूंगा। मुझे लगता है कि ट्रायल जज ने, आप कह रहे हैं कि वालिदैन क्योंकि बासर थे तो उनको छोड़ दिया गया और गरीब मुलाजमीन को सज़ा दे दी गई। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ट्रायल कोर्ट ने उन मुलाजमीन को जो कि इस तमाम प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे थे, उन्होंने उन्हें 109 में से एक्विट किया है। मुझे लगता है कि 10 साल सज़ा जो उनको दी गई है वो बड़ी ही लीनियंट और बड़ी ही लेसर पनिशमेंट है। जो उनका रोल नज़र आ रहा है, अगर वो उसको बच्ची को घर से बाहर निकलने देते, वो पुलिस को प्रॉपर टाइम पर इतला दे देते, वो जाहिर को रोकने की कोशिश करते, तो ये मर्डर नहीं हो सकता था। उन्होंने जिस तरह से अपने ओनर को, अपने एम्प्लॉयर को फैसिलिटेट किया है, मुझे लगता है कि कोर्ट ने उनके साथ बड़ा ही नरमी का सलूक किया है। और
शायद उनकी सज़ा ज़्यादा हो सकती है। नूर मुकद्दम केस के हवाले से अब तक जितनी भी गुफ्तगू हो रही थी वो यकीनन जजमेंट को पढ़े बगैर उसके ऊपर बात की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से बुरहान मौज़म मलक एडवोकेट साहब ने इस जजमेंट को कानून के और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के पैराए में रखकर एक्सप्लेन किया है, इससे ये तासुर मिलता है और ये वक्त की ज़रूरत भी मुस्तकबिल में होनी चाहिए कि पाकिस्तान की कोर्ट्स को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को चाहिए कि जिस तरीके से नूर मुकद्दम केस का फ़ैसला मॉडर्न डिवाइसेस के ऊपर और साइंटिफिक तरीक़ों की बुनियाद के ऊपर किया गया है, इसी तरीके से पाकिस्तान का मुस्तकबिल का क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो भी इन्हीं खतूत के ऊपर जो है वो चलना शुरू हो, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो कन्विक्शन का रेट है वो भी बेहतर हो सके। और जिस तरीके से वेस्टर्न ममालिक के अंदर जदीद डिवाइसेस को और साइंटिफिक तरीक़ों को तफ्तीश के अंदर और ट्रायल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में भी ये निज़ाम जो है वो राइज हो सके। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।